इसके बाद मुझे पता चला कि हमारे जो एजेंट जब घर गए थे कुछ काम काज के लिए, उनको हुआ मारपीट किए गए हैं। कुछ यहाँ के लोकल गुंडों ने उनपे हमला किया, मारपीट किए। गुंडों मतलब सत्तारूढ़ पार्टी का ही तो होगा, और किसका गुंडा है साथ में। वापस आ रहे थे, गाड़ी में उठे और गाड़ी चलना शुरू किया, तभी एक बड़ा सा पत्थर आके पीछे का जो कांच है वो पूरा फोड़ दिया। जिसे प्रधानमंत्री 50 साल के इतिहास की न्यूनतम हिंसा बता रहे हैं, वो तस्वीरों में कितनी न्यून दिखी। बॉडीगार्ड्स की देह कैंडिडेट्स को बचाने में जाया हो रही है, सुरक्षा बल खड़े के खड़े रह जाते हैं और हिंसा शुरू हो जाती है पश्चिम बंगाल में। नेता कार के अंदर हेलमेट पहनने पर मजबूर हैं। बंगाल चुनाव में हिंसा की ऐसी तमाम तस्वीरें देखेंगे, दिखाएंगे आपको और फिर तय करेंगे हिंसा क्या वाकई न्यूनतम रही। तमिलनाडु की वो कौन सी हॉट सीट्स हैं जिन पर आज वोट पड़े, पश्चिम बंगाल की हॉट सीट्स की भी बात करेंगे। बीजेपी के शीर्ष नेता अंत में कैसा जोर लगा गए ये भी जानेंगे। एसआईआर की उस सप्लीमेंट्री लिस्ट की बात भी करेंगे जिसमें सिर्फ 139 नाम ही पास हो पाए। दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी की खौफनाक हत्या जो हुई, उसके जो ब्यौरे अब सामने आए हैं, जो और डरावने वाले हैं, उनको भी आपको बताएंगे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Saluja Gold and Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। तो शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं, पश्चिम बंगाल में करीब 90% वोटिंग हुई है इस बार। 5 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग दक्षिण दिनाजपुर में हुई, 93% से ज्यादा। कूच बिहार में 92%, जलपाईगुड़ी, मुर्शिदाबाद, पश्चिम दिनाजपुर, झारग्राम, बीरभूम जिलों में 90% से ज्यादा मतदान हुआ। उत्तर भारत के कुछ राज्यों को पश्चिम बंगाल से सीखने की जरूरत है, जहां 60% का आंकड़ा भी कई बार मुश्किल से पहुंचता है। ये पश्चिम बंगाल चुनाव की अच्छी बात भी थी। हालांकि वोटों के प्रतिशत बढ़ने का एक श्रेय एसआईआर की प्रक्रिया को भी दिया जा सकता है, क्योंकि कुछ बोगस वोट्स हटाए गए हैं। पर सब कुछ हरा हरा नहीं है। स्क्रीन से कुछ देर तक नजर मत हटाइएगा, आपको बंगाल चुनाव दिखाते हैं। बॉडीगार्ड के साथ डरा सहमा ये शख्स बीजेपी उम्मीदवार है। नाम है शुभेंदु सरकार। बॉडीगार्ड बचाने की कोशिश करते हैं, तभी एक शख्स इन पर हमला कर देता है, एक मुक्का मारता है, दूसरा बॉडीगार्ड के साथ धक्का दे देता है, फिर पीछे से आकर दूसरी तरफ से हमला होता है। बॉडीगार्ड खेत की तरफ लेकर के भागता है। शुभेंदु बीजेपी उम्मीदवार भाग रहे हैं, पीछे से भीड़ उनका पीछा कर रही है। कुछ दूर जाकर के उन्हें रोक लिया जाता है, भीड़ फिर से हमला करती है। जितना हो सका चुनाव में खड़े एक उम्मीदवार को मारा पीटा गया। ये तस्वीर दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज की है। शुभेंदु सरकार यहीं से उम्मीदवार हैं। कुमारगंज में आज वोट डाले गए। सुबह शुभेंदु को किसी ने बताया कि बीजेपी के पोलिंग एजेंट्स को बूथ से बाहर भगा दिया गया है। शुभेंदु पोलिंग बूथ पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई। शुभेंदु का आरोप है कि उनके साथ मारपीट तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने की है। ये 38 कुमारगंज विधानसभा इलाका में चालू 900 ग्राम ऐसे नाम को कोई कई जगह है, अंचल है, जहाँ शायद 8-10 बूथों में हम लोगों का जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर किया दिया था। लेकिन मैं खुद आके इन लोगों को अंदर घुसाया और जब मैं 24 बूथ में सरजमीने तदंत करने के लिए या बूथ में मैं जहाँ गया था, उस टाइम हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था और ये एक भयभीति का वातावरण करने के लिए तैयार था। कि केंद्र बाहिनी कहाँ रहेगा या नहीं रहेगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो पोलिंग स्टेशन पे था, अंदर था। लेकिन वो जो गोली था, वो गोली में मैं जब आया था, मेरे सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड था, बाकी कोई नहीं था। दूसरी तस्वीर देखिए, मुर्शिदाबाद से ये तस्वीर आई है। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के नाओदा से चुनाव लड़ रहे हैं। जिस गाड़ी पर हमला किया जा रहा है वो हुमायूं कबीर की है। पहले रास्ता रोकने की कोशिश की गई, फिर कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों ने गाड़ी पर हमला किया, हिंसक झड़प हुई। हुमायूं की गाड़ी के पीछे सिक्योरिटी फोर्स के कुछ जवान नजर आ रहे हैं, लेकिन जब हमला हुआ सुरक्षा बल भी बेबस नजर आए। गाड़ी पर हमले के बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला, भीड़ को तितर बितर किया। जब तक तब तक हालात काफ़ी बेकाबू हो गए थे।
वहां पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चलते रहे। हालांकि सुरक्षा बलों ने जल्द ही हालात पर काबू पा लिया। अब आसनसोल की तस्वीर देखिए, वही कहानी, एक उम्मीदवार, उन पर हमला। ये हमला आसनसोल दक्षिण सीट से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर हुआ, बर्नपुर के रहमत नगर इलाके में। वीडियो में साफ दिखता है कि गाड़ी की रियर विंडशील्ड पूरी तरह से तोड़ दी गई। सिलीगुड़ी से भी छिटपुट घटना सामने आई है, हालांकि सुरक्षा बलों ने वहां हालात पर काबू पा लिया। इसके अलावा बीरभूम में सीआरपीएफ जवान पर पत्थर फेंकने का मामला भी सामने आया। हमारे साथी सिद्धांत मोहन लगातार पश्चिम बंगाल चुनाव वहीं से कवर कर रहे हैं। हमने सिद्धांत से ये जानने की कोशिश की कि आज पहले चरण की वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल में कहां-कहां हिंसा हुई, ग्राउंड पर क्या तस्वीर उन्हें दिखी। देखिए, कई जगहों पे तो हिंसा की घटनाएं आपने सुनी होंगी, जैसे नौदा में देसी बम मारा गया, इल्ज़ाम गया हुमायूं कबीर के समर्थकों पे। वहीं बेलडांगा में जहां बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं हुमायूं कबीर, बेलडांगा में भी झड़प हुई टीएमसी कार्यकर्ताओं और हुमायूं कबीर के पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच। हुमायूं कबीर की गाड़ी के शीशे फोड़ दिए गए, हुमायूं कबीर को भी पत्थर वत्थर लगे, ऐसा कहा गया। हुमायूं कबीर की तस्वीर आई कि वो बैठे हुए हैं, सर पे पानी वानी डाल रहे हैं और रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं। आसनसोल देख लीजिए, अग्निमित्रा पॉल की कार को फोड़ दिया गया और वो कार में बैठी हुई थी, इल्ज़ाम गया टीएमसी कार्यकर्ताओं पे। दिनाजपुर वाला केस भी है, जहाँ पे कुमारगंज सीट पे शुभेंदु सरकार जो बीजेपी प्रत्याशी थे, उन पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, जबकि वहाँ पे टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनको मना किया गया था क्योंकि बतौर प्रत्याशी वहाँ पर मौजूद रह के, पोलिंग स्टेशन में मौजूद रह के वोटिंग को प्रभावित कर रहे थे। तो इस पर बहस हो रही है, इस पर लड़ाई हो रही थी। क्या हुआ असल में किसी को पता नहीं है। बीरभूम में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं और केंद्रीय वाहिनी कार्यकर्ताओं, केंद्रीय वाहिनी यानी सेंट्रल फोर्सेस के अफसरों के बीच में और सिपाहियों की और कर्मियों के बीच में बहस हुई है, झड़प भी हुई है, धक्का मुक्की हुई है। कुछ इलाकों में सीआरपीएफ या केंद्रीय वाहिनी ने शांति स्थापित करने के लिए माइल्ड फोर्स का भी उपयोग किया है। कुछ एक लाठियां भाजी गई हैं। कुछ इलाकों में टीएमसी वाले कह रहे हैं कि हमको निशाना बनाया है सीआरपीएफ ने या अन्य के सेंट्रल फोर्सेस की तरफ से। अनाधिकारिक रूप से कहा गया है कि नहीं, हम किसी को निशाना नहीं बना रहे हैं, हम शांति व्यवस्था मेंटेन करने का काम कर रहे हैं ताकि पोल सुचारू रूप से हो सके। तो ये हालात तब हैं जब चुनाव आयोग का कहना है कि 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल सीएपीएफ के जवान पश्चिम बंगाल में तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग का दावा था कि इस बार पश्चिम बंगाल में हिंसा नहीं होने देंगे, लेकिन मतदान के दिन जैसी तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आई हैं, उन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि पिछले 50 साल में ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें न्यूनतम हिंसा हुई है, सबसे कम हिंसा हुई है। इस पर हमने पश्चिम बंगाल में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार से बातचीत की और उनकी राय पूछी। देखिए, बंगाल में हिंसा होती रही है, इस बार कम हुई है, ये बात सही है। और पोलिंग परसेंटेज भी इस बार बढ़ा है। पिछली बार के मुकाबले 8 से 9% ज़्यादा मतदान हुआ है। 2021 में इन सीटों पर 83% के आसपास पोलिंग हुई थी, इस बार 92 के आसपास पहुंच गया है। कुछ सीटों पर 95 से ऊपर भी मतदान हुआ है। दक्षिण दिनाजपुर ले लें या फिर शमशेरगंज ले लें, जो पिछली बार वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर जहां हिंसा हुई थी। तो इसमें एक चीज़ ये लगता है कि ये सीएपीएफ जवानों का मामला नहीं है। अगर 8 चरणों में पिछली बार चुनाव हुए तो जितने रिजर्व फोर्स केंद्रीय बल तैनात थे लगभग उतने ही हैं। इस बार चूंकि 2 चरणों में चुनाव है तो संख्या ज़्यादा लग रही है, लेकिन 8 चरणों में जब चुनाव हुए तो हर चरण का जोड़ें तो ज़्यादा अंतर नहीं था। तो ये कोई बड़ी वजह नहीं है। देखिए, हिंसा वो करते हैं जिनको डर होता है, सत्ता में होते हैं, डर होता है कहीं चुनाव हार न जाएं। तो ये डर शायद इस बार नहीं है तृणमूल कांग्रेस को, क्योंकि हिंसा वही करते हैं जिनके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस के तौर पर हिंसा होती रही है बंगाल में, जहां जो मजबूत है। तो इस बार हिंसा नहीं हुई। हर बार तृणमूल कांग्रेस पर, जैसे 2021 में चुनाव बाद हिंसा में तृणमूल कांग्रेस पे आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोगों की हत्या की, मारपीट की, तो इस बार तृणमूल कांग्रेस ने हिंसा नहीं की। और जो घटनाएं छिटपुट हुई, इससे ज़्यादा तो हर राज्य में होती रही हैं। कहीं झड़प हो गई, कहीं किसी कैंडिडेट के साथ मारपीट हो गई, तो ऐसा नहीं है। और ये तो कहा ही जाता है कि सब पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हमारी जीत। ममता ने भी कहा, शुभेंदु ने भी कहा, प्रधानमंत्री ने भी कहा, अमित शाह ने भी कहा जीत रहे हैं। तो ये तो अपने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए, कुछ वोटरों पर असर डालने के लिए, ये सब चीज़ें तो पारंपरिक हम लोग देखते रहे, चुनाव में कहा ही जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ हॉट सीट्स पर नजर डालते हैं जहां आज मतदान हो गया। सबसे पहले नंदीग्राम सीट शुभेंदु अधिकारी की सीट है। वही सीट जहां से पिछली बार सिटिंग सीएम ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी। टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में
आए नए आए थे तब शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ पर्चा भर दिया था। कभी वो ममता के सिपहसालार हुआ करते थे और उन्होंने सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, ममता को हरा भी दिया। भारी बहुमत मिलने के बावजूद ममता खुद अपनी सीट नहीं बचा पाई थी। बाद में उन्हें भवानीपुर से उपचुनाव में जाना पड़ा। अब की बार ममता नंदीग्राम तो नहीं आई, पर शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ही लड़ रहे हैं। टीएमसी ने इस बार शुभेंदु के साथ वही किया है जो पिछले चुनाव में बीजेपी ने ममता के साथ किया था। अब की बार टीएमसी ने कभी शुभेंदु के सिपहसालार रहे, उनके सहयोगी रहे, पवित्र कर को उनके खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव लड़वाया है। अगली हॉट सीट है खड़गपुर सदर सीट। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसे पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। एक अर्बन इंडस्ट्रियल एरिया है ये। खड़गपुर सदर से टीएमसी ने प्रदीप सरकार और कांग्रेस ने पपिया चक्रवर्ती को टिकट दिया है। आगे बढ़ें तो बहरामपुर सीट की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के लिए ये बेहद अहम सीट है क्योंकि यहां से चुनाव लड़ रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। पिछली लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता सदन थे, लेकिन 2024 में उन्हें क्रिकेटर से नेता बने टीएमसी के यूसुफ पठान ने हरा दिया था। तो बहरामपुर की जो सीट है वो काफी समय से अधीर रंजन चौधरी के प्रभाव वाली सीट मानी जाती रही है। लोकसभा चुनाव में झटके के बाद ये सीट कांग्रेस की न सही तो कम से कम अधीर रंजन की प्रासंगिकता की परीक्षा बन गई थी। टीएमसी और भाजपा दोनों उन्हें चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी ने मौजूदा विधायक सुब्रत मैत्रा को टिकट दिया है, टीएमसी ने नारू गोपाल मुखर्जी को। मुर्शिदाबाद की रेजी नगर सीट को कैसे छोड़ दिया जाए? हुमायूं कबीर की ये सीट है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने की जिद करने वाले हुमायूं कबीर इसी वजह से चर्चा में आए और इसी जिद के चक्कर में ममता बनर्जी ने उन्हें टीएमसी से निकाल फेंका। अब उन्होंने अपनी पार्टी आम आदमी उन्नयन पार्टी बना ली है। चुनाव से कुछ दिन पहले टीएमसी एक वीडियो भी लेकर के आई जिसमें कथित तौर पर हुमायूं कबीर और बीजेपी के बीच कुछ डील की चर्चा चल रही थी। 1000 करोड़ की बात थी। हुमायूं रेजीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद की सीट है। उनके खिलाफ टीएमसी के अताउर रहमान और बीजेपी की ओर से बपन घोष चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार उन्होंने इस सीट से चुनाव नहीं लड़ा था। मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट से चुनाव लड़ा था और विधायक बने थे। वैसे चुनाव तो हुमायूं कबीर बीजेपी के टिकट पर भी लड़ चुके हैं। पहले 2019 लोकसभा चुनाव में उन्होंने मुर्शिदाबाद सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। मुर्शिदाबाद की नाओदा सीट भी चर्चा में है क्योंकि हुमायूं कबीर यहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस के मतीउर रहमान, टीएमसी से सहीना मुमताज और बीजेपी के राणा मंडल चुनाव लड़ रहे हैं। कूच बिहार की माथा भांगा सीट भी उत्तर बंगाल की अहम सीटों में शामिल है। केंद्रीय मंत्री रह चुके निश्चित प्रामाणिक बीजेपी के उम्मीदवार हैं यहाँ से। ये सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है क्योंकि उत्तर बंगाल में पार्टी की पकड़ ठीक ठाक रही है। टीएमसी ने सबलू बर्मन को टिकट दिया है, कांग्रेस ने क्षितेंद्र नाथ बर्मन को। अब आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स के बाद अब वोटर्स की बात करते हैं। पहले फेज की वोटिंग आज हो चुकी है, लेकिन एसआईआर पर बात हम अभी करेंगे। वोटर लिस्ट को सुधारने की इस प्रक्रिया ने लोगों को मतदान के लिए 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को एलिजिबल बनाया था। उन लाखों लोगों का क्या हुआ जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर लिस्ट से बाहर कर दिए गए और ट्रिब्यूनल वाले सुनवाई नहीं कर पाए, इसलिए वोट नहीं दे पाए। शुरू से समझिए इस प्रक्रिया को। पहले इलेक्शन कमीशन ने जांच की, उससे एक लिस्ट बनाई, बहुत सारे लोग बाहर हो गए, उन्होंने अपने कागज पत्तर जमा किए, फिर एक फाइनल लिस्ट बनी। इस लिस्ट में 60 लाख से ज्यादा लोग बाहर हो गए और 60 लाख के करीब की फिर से जांच की गई और इस बार जांच की न्यायिक अधिकारियों ने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। एडजुडिकेशन में भी 27 लाख लोग बाहर हो गए। इनके वोट देने से इनको मना कर दिया गया, लेकिन इस प्रोसेस के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिब्यूनल का एक रास्ता बचा था। कोर्ट ने दिया था कि अगर ट्रिब्यूनल किसी विवादित मामले को सही पाते हैं तो वो व्यक्ति भी मतदान कर सकता है। लेकिन लाखों विवादित मामलों में ट्रिब्यूनल्स ने सुनवाई कितने मामलों की? सिर्फ 650 की। और उनमें से कितने मामले ट्रिब्यूनल्स ने सही पाए? वो थे सिर्फ 139। यानी 139 और नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए जो आज वोट डालने के लिए एलिजिबल थे। लेकिन ये भी देखें जरा कि ट्रिब्यूनल्स के पास मामले पहुंचे कितने थे, जिनमें से 139 लोगों को हरी झंडी मिली। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से जुड़े करीब 34 लाख आवेदन अलग अलग ट्रिब्यूनल्स के पास लंबित थे, उनकी सुनवाई होनी थी। ये आंकड़ा नहीं मिल सका कि इनमें से कितने लोगों ने ट्रिब्यूनल में खुद अपील की। इस बीच पहले चरण के मतदान, आज के मतदान से पहले सिर्फ 650 नामों की सुनवाई हुई और 139
139 लोगों के नाम ही वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए मंजूर किए गए। इन 139 लोगों के अलावा कुछ और भी लोग वोट डाल पाएंगे। उनके नाम पहले ही एक अलग लिस्ट में मंजूर हो चुके थे, लेकिन उनकी कुछ चिंताएं थी जिनकी वजह से ट्रिब्यूनल में उन्होंने दोबारा आवेदन किया था। लेकिन इन चंद नामों के अलावा उन 34 लाख लोगों का क्या जिन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे देश में चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है कि चुनाव जो है वो लोकतंत्र का उत्सव है, त्योहार है, पर्व है। जिनके कागज सही नहीं है, जो सही डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, वो अगर वो SIR की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो बेशक उनके नाम काटे जाएं, निकाले जाएं। पर उन लोगों की गलती क्या है जो अपने दस्तावेज भी दे रहे हैं, अपने दस्तावेज हाथ में लेकर के खड़े हैं, पर उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। क्या ये बात चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इम्प्लीमेंटेशन का फेलियर नहीं है? चुनाव आयोग ने ये 139 नाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा था कि ट्रिब्यूनल 23 और 29 अप्रैल के मतदान से 2 दिन पहले तक आवेदनों पर फैसला करे और एक अतिरिक्त, एक सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करे ताकि लोग वोट दे सकें। 29 अप्रैल के मतदान से पहले एक और अतिरिक्त सूची जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ने से पहले आपको एक और अपडेट बता देते हैं। पश्चिम बंगाल को बीजेपी नाक के सवाल की तरह ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में डेरा डाल लिया है। परसों चुनाव प्रचार रुकने के बाद शाह ने पदाधिकारियों के साथ 4 घंटे से ज़्यादा मीटिंग की, आगे की रणनीति पर चर्चा की। हमने आपको ललन टॉप शो में बताया था कि अमित शाह सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं कर रहे, एक तरह से वॉर रूम भी चला रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं। तो आज भी शाह कोलकाता में वॉर रूम में नजर आए। इस बीच एक खबर और है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे कराया है, ऐसा बताया जा रहा है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, बीजेपी का आकलन क्या है, जानते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर कोलकाता में मौजूद पंकज झा से। बीजेपी का जो अपना इंटरनल सर्वे है उसका जो फिगर है वो 162 है। हालांकि अमित शाह कह रहे हैं कि 170 प्लस कहीं भी जा सकता है, जिस तरीके से ममता गवर्नमेंट के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का वेव है। और ये जो 162 वाला इंटरनल सर्वे है, बड़ा साइंटिफिक तरीके से बीजेपी ने वही एक तरीके से मेथोडोलॉजी अपनाया है जो कभी बीते विधानसभा चुनाव में 2021 में प्रशांत किशोर ने किया था। हालांकि उसमें अधिकतर लोग उनके लोकल होते थे, लेकिन बीजेपी ने जो किया है मॉक पोल वाला, उसमें आधे लोग जो होते हैं वो अप्रवासी हैं और आधे लोकल लोग हैं। और उनको मिला के डेली जो 294 असेंबली सीट्स हैं उसमें से हर असेंबली सीट्स पर 40, किसी में 30, किसी में 50 बूथ पर मॉक पोल होता है और उसके बाद डेटा एंट्री होती है। उस फीड के आधार पर जो डेली रेंज हो रहा है वो अराउंड 160 से लेकर 172, 174, कभी कभी 158 तक भी जाता है। उसको 3 अलग अलग कैटेगरी में, जो एक तो श्योर शॉट सीट है, दूसरा जो फेंस सीटर है मतलब कांटे की टक्कर, और तीसरा जहाँ की कोई मतलब जीत की गुंजाइश लगभग 0 के बराबर है। मोटे तौर पर जो फिगर आ रहा है वो एवरेज इन लोगों ने 162 का बना रखा है। अब बात तमिलनाडु चुनाव की करते हैं। तमिलनाडु में भी आज सभी 234 सीटों पर वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक तमिलनाडु में 82% वोट पड़े। सत्ताधारी डीएमके और कांग्रेस इस बार भी साथ चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर एआईएडीएमके के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है। पर इस बार चुनाव सिर्फ इतना ही नहीं है। एक्टर से नेता बने विजय ने इस बार तमिलनाडु में थर्ड फ्रंट खोल दिया है, तीसरा मोर्चा खोल दिया है। राजनीतिक विश्लेषक विजय फैक्टर को भी इस चुनाव में अहम फैक्टर मान रहे हैं। तमिलनाडु की हॉट सीट्स कौन सी हैं वो आपको बताते हैं। पहले बात सिटिंग सीएम और डिप्टी सीएम की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके बेटे जो राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उदयनिधि स्टालिन जो है वो कोलाथुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उदयनिधि चेपॉक तिरुवल्लिकेनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। स्टालिन 2011 से कोलाथुर सीट से विधायक हैं। उदयनिधि 2021 के चुनाव में चेपॉक तिरुवल्लिकेनी सीट से जीते थे। अब बात विजय की करते हैं। विजय अपनी पार्टी टीवीके का नेतृत्व आगे बढ़कर के कर रहे हैं और 2 सीटों तिरुचिरापल्ली पूर्व और पेरम्बूर से चुनाव लड़ रहे हैं। फरवरी 2024 में विजय ने पार्टी बनाई थी और इस चुनाव में सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एआईएडीएमके की बात करें तो एडपाडी के पलानीस्वामी, AK पलानीस्वामी, जो एआईएडीएमके के महासचिव हैं, अपने गृह क्षेत्र एडप्पाडी से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पाडी से लगातार चौथी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।
इस सीट पर उनका कब्जा 2011 से बना हुआ है। ओ पन्नीर सेल्वम, जो दूसरे गुट के AIADMK के नेता हुआ करते थे, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जयललिता के कट्टर वफादार रहे पन्नीर सेल्वम, चुनाव से ठीक पहले DMK में शामिल हो गए। स्टालिन के नेतृत्व वाली पार्टी ने पन्नीर सेल्वम को उनके गढ़ बोदिनायक्कनूर से चुनावी मैदान में टिकट दिया है। इसी सीट से उन्होंने AIADMK के टिकट पर लगातार 3 चुनाव 2011, 2016 और 2021 जीते हैं। माइलापुर सीट भी महत्वपूर्ण सीट है। तमिलिसाई सौंदरराजन, बीजेपी की वरिष्ठ नेता, तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल रह चुकी सौंदरराजन यहीं से चुनाव लड़ रही हैं। वो तमिलनाडु की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। तमिलनाडु चुनाव के नतीजे भी पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुदुचेरी के साथ 4 मई को ही आएंगे। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी का घर में मर्डर हुआ, फिर आरोपी राहुल मीणा पकड़ा गया। जो बातें खुली वो दहलाने वाली हैं। उस पर 12 घंटे के भीतर 2 रेप और 1 मर्डर करने का आरोप है। पैसों की ठगी का भी आरोप है। पुलिस ने उसे दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया। राहुल का कहना था कि वो पैसे चोरी करने IRS अधिकारी के घर गया था, लेकिन गलती से बाकी क्राइम हो गए। लेकिन उसकी इस कथित गलती से एक होनहार लड़की का जीवन खत्म हो गया, एक माँ बाप का सपना टूट गया। दिल्ली के आम शहरियों में हाउस हेल्प्स को लेकर के अविश्वास की बातें चलने लगी। पूरा मामला आपको बताते हैं, फिर बाकी सवालों पर भी आएंगे। 23 साल का राहुल मीणा अलवर, राजस्थान के राजगढ़ का रहने वाला है। दिल्ली में एक IRS अधिकारी के घर काम करता था वो। 18 महीने उसने काम किया और 2 महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। पुलिस सूत्रों के हवाले से मीडिया में जो रिपोर्ट छप रही है उसके मुताबिक राहुल ऑनलाइन जुआ खेलने की वजह से आर्थिक तंगी में था। उस पर करीब 7 लाख रुपए का कर्ज था। चुकाने की डेडलाइन नज़दीक आ रही थी। पैसे जुटाने की कोशिश में उसने पहले अपना मोबाइल फ़ोन गिरवी रख करके 10,000 रुपये लिए, लेकिन वो जुए में हार गया। 21 अप्रैल की रात राहुल अलवर में एक दोस्त के साथ शादी में गया था। वहाँ से वो अर्जेंट काम का बहाना बना करके निकल गया। इसके बाद राहुल अपने उसी दोस्त के घर गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ उसने दोस्त की बीवी के साथ रेप किया, उसे मुंह बंद रखने की धमकी दी और वहां से फरार हो गया। हालांकि राहुल के परिजनों ने रेप के आरोपों को झूठा बताया है। इसके बाद राहुल ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में इस्तेमाल होने वाली इको वैन बुक की। बुकिंग हुई 6,000 रुपये में, जिससे वो कुछ घंटों में दिल्ली पहुंचा। यहाँ भी उसने ड्राइवर को पैसे नहीं दिए, बहाना बनाकर वहां से फरार हो गया और जा पहुंचा दिल्ली की पॉश अमर कॉलोनी में। अमर कॉलोनी में IRS अधिकारी का घर था, जिसके चप्पे चप्पे को राहुल जाहिर है जानता था। वहां काम कर चुका था, घर वालों का रूटीन जानता था। रोज की तरह IRS अधिकारी अपनी पत्नी के साथ जिम गए थे। सीनियर पुलिस अधिकारियों ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि घर में 4 लेवल की सिक्योरिटी थी। IRS अधिकारी का घर 3रे फ्लोर पर था। उसके मेन डोर पर डिजिटल लॉक लगा था। 3री फ्लोर की सीढ़ी के बाहर एक स्टील का गेट है। गेट खुलता है स्मार्ट कार्ड से। एक स्मार्ट कार्ड IRS अधिकारी अपने साथ रखते थे, दूसरा वहीं घर के पास छुपा कर जाते थे, जिससे उनके हाउस हेल्प बिना उनकी बेटी को डिस्टर्ब किए घर में एंटर कर सके। कार्ड छुपाने की जगह राहुल को पहले से पता थी जहां कार्ड रखा जाता था। CCTV फुटेज खंगालने पर पता चला कि राहुल करीब 6:28 पर पीली शर्ट और काली पैंट पहने सोसाइटी में एंटर हुआ। बड़ी आसानी से सिक्योरिटी को चकमा देकर के सीधे छत पर गया। छत पर IRS अधिकारी की 22 साल की बेटी का स्टडी रूम था। बेटी पढ़ने में होशियार थी, IITian थी। स्कूल से लेकर के जिले तक की टॉपर, साल भर से UPSC एग्जाम की तैयारी कर रही थी। महीने भर बाद प्रीलिम्स था उसका। पुलिस ने बताया कि राहुल ने पहले लड़की का गला दबाकर उसे बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने इसका विरोध किया, जिसके बाद राहुल ने पास में रखी चीज़ों से उस पर हमला किया। वो बेहोश हो गई। आरोप है कि बेहोश होने के बाद उसने लड़की का यौन शोषण किया, फिर उसे स्टडी रूम से घसीट कर नीचे ले गया। घर का लॉकर खुलता था बायोमेट्रिक से। राहुल उसे लॉकर वाले कमरे में ले गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि उसके खून से सने अंगूठे से लॉकर खोलने की कोशिश की उसने, लेकिन कोशिश सफल नहीं हुई। फिर उसने स्क्रू ड्राइवर से जबरन लॉकर तोड़ा, उसमें से नकद और जेवर निकाल करके एक बैग में डाल लिया। अलग अलग रिपोर्ट में इसकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तब तक लड़की की सांस बंद हो चुकी थी। इसके बाद राहुल ने उसका शव वहीं फर्श पर छोड़ दिया। अपने कपड़ों पर लगे खून के निशान देखकर तुरंत उसने कपड़े बदले, लड़की के भाई की पैंट और चप्पल पहनी और वहां से फरार हो गया। पुलिस को शक है कि वो घर के पास एक पार्क में थोड़ी देर रुका भी था। जब IRS अधिकारी जिम से घर लौटे तो देखा कि सामान सब बिखरा हुआ था। उनकी बेटी का शव फर्श पर पड़ा था। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बिना देर किए एक्शन लिया। राहुल की तलाश में दिल्ली से लेकर राजस्थान तक
1 दर्जन टीमें बनाई गईं। उधर राहुल कैब करके द्वारका के एक होटल पहुंचा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि इस दौरान वो गुरुग्राम में रहने वाले अपने एक चचेरे भाई के साथ लगातार संपर्क में था, उससे इंस्टाग्राम पर चैट कर रहा था। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पहले उसके चचेरे भाई को गुरुग्राम से हिरासत में लिया, फिर राहुल को द्वारका के होटल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आगे ट्रैक करने के लिए जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है पूरे इलाके के, उसको देखना शुरू किया ताकि ये पता लग सके कि घर से निकलने के बाद राहुल ने कौन सा रास्ता लिया था। अब उसको ट्रैक करते हुए पुलिस मेन रोड तक पहुंचती है। वहां पर पुलिस ने देखा कि एक ऑटो में बैठ के वो जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने उस ऑटो के बारे में पता लगाया, ऑटो वाले का पता लगाया, फिर पता लगा कि वो द्वारका तक गया था, द्वारका में उसने उसको ड्रॉप किया। इसी दौरान पुलिस को एक मैसेज मिला जिससे पता चला कि राहुल मीणा ने वाईफाई का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद पुलिस की टीम फौरन उस होटल पहुंच जाती है जहां पर बैठकर राहुल मीणा ने वाईफाई का इस्तेमाल किया था। और शाम होते होते पुलिस ने राहुल मीणा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उसे सीधे अमर कॉलोनी थाने लाया गया, जहां पर तमाम जो अधिकारी थे उन्होंने उससे पूछताछ की। उसके पास जो बैग था उसमें से लूट के कई सामान, जो ज्वेलरी थी, जो कैश था, वो भी बरामद किया गया। फिलहाल राहुल 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है। इस दौरान पुलिस उससे तमाम सीक्वेंस, अलवर से लेके दिल्ली तक के तमाम सीक्वेंस समझने की कोशिश करेगी ताकि सबूत और सुराग जुटाए जा सकें। पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। अलग अलग तरीके से केस को खंगाला जा रहा है। पता किया जा रहा है कि क्या इस क्राइम में कोई और भी इन्वॉल्व तो नहीं था। राहुल के खिलाफ रेप, हत्या और लूट का मामला बना है, लेकिन IRS अधिकारी की बेटी के मर्डर ने एक बार फिर हाउस हेल्प की पुलिस वेरिफिकेशन और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट करवाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। दिल्ली में पहले भी कई ऐसे मामले हो चुके हैं जिनमें घर वाले हाउस हेल्प के हाथों शिकार हुए या फिर लूट हुई उनके यहाँ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल मीणा का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। IRS अधिकारी ने उसे अपने एक दोस्त के कहने पर काम पर रख लिया था। नियमों के हिसाब से अगर आप दिल्ली में हाउस हेल्प रख रहे हैं तो उनका वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी है। दिल्ली पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि हर दिन करीब 100 से 125 हाउस हेल्प्स का वेरिफिकेशन होता है। रिपोर्ट में एक सीनियर पुलिस अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि लगभग 10 साल पहले वेरिफिकेशन को कंपलसरी बनाने के बाद ऐसे मामलों में कमी आई है। इस घटना ने सबक दिया है कि आप अपने घर में जिसे भी काम पर रख रहे हैं उसका बैकग्राउंड ज़रूर चेक कर लें, उसका पुलिस वेरिफिकेशन बिना किसी देरी के करा लें। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। अब बारी है सुर्खियों की। कल आपने खबर देखी होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जिन 3 शिप्स पर ईरान ने हमला किया उनमें से एक भारत आ रहा था। अब ताज़ा जानकारी ये आई है कि 3 में से 2 शिप्स पर 22 भारतीय नाविक मौजूद थे। इंडियन एक्सप्रेस ने शिपिंग मिनिस्ट्री के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से इस खबर को रिपोर्ट किया है। पनामा के झंडे वाले कंटेनर जहाज़ यूफोरिया, जिस पर IRGC की नौसेना ने हमला करा, उस पर 21 भारतीय सवार हैं। एक अन्य भारतीय नाविक लाइबेरिया के झंडे लगे जहाज़ एपामिनोंडास पर सवार हैं। ईरानियों ने एपामिनोंडास पर गोलीबारी की और उसे जब्त किया। वो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की तरफ आ रहा था। अगली सुर्खी पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरावणे से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा कि उनकी किताब जो अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है उस पर खूब विवाद हुआ था। उस किताब में जिस एक लाइन पर सारा विवाद टिका था वो थी, जो उचित समझो वो करो। किताब के मुताबिक ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तब कही थी जब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से भारतीय सैनिकों की झड़प हुई। इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए जनरल नरावणे ने उचित समझो जो वो करो इसका मतलब समझाया है। उन्होंने कहा कि ये कहने का अर्थ था कि सरकार को सेना पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि बेसिकली ये सरकार की सेना, उसकी हायरार्की और सर्विस चीफ पर भरोसे को दर्शाता है। उन्हें पता था कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही लिया जाएगा। तो आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।